चलिए, आई एम ऑडिबल? यस सर। आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? तो ठीक है, आप लोग का मैं प्री बोर्ड का क्वेश्चन आज डिस्कस कर दे रहा हूँ, प्री बोर्ड का पेपर डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप एक एक क्वेश्चन पढ़िए, मैं फटाफट बताता हूँ। चलिए बोलिए, क्वेश्चन पढ़िए पहला। Question number 1 है हाँ। A positively charged particle is released from rest in a uniform electric field. The electric potential energy of the charge. एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है रिलीज किया गया। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्या कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज किया गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। Yes, C. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, ये तो सिस्टम की होती है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम की होती है ना, है? तो देखिए चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, बोलिए। चार्ज जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। हाँ सर कैसे डिक्रीज होगा उसमें, मतलब डिक्रीज में भी कई सारा ऑप्शन है। हाँ दो डिक्रीज डिक्रीज। ऐसा है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाती है। देखिए इधर देखिए, जल्दी करिए। Yes, sir. इनफाइनाइट पे जीरो मानी जाती है, ठीक है, बाय कन्वेंशन। और अगर नेगेटिव चार्ज के पास आएंगे तो नेगेटिव में बढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज में आएंगे के पास आएंगे तो पॉजिटिव में बढ़ती है, कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। नहीं, ऑप्शन दिया डिक्रीजेस बिकॉज़ द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ और फिर चौथा ऑप्शन है डिक्रीजेस बिकॉज़ द चार्ज मूव्स अपोजिट ऑफ टू द इलेक्ट्रिक। हाँ ये गलत है दूसरा वाला। तो मतलब C सही है। सी वाला है। ठीक है ना, हाँ, तो उसी पे बस मारे थे। बात समझ में आ हाँ, गई? ठीक है। एकदम कन्विंस है? Yes, sir. पहला क्वेश्चन सही है आप लोग का। देखिए एक मिनट सुनिए, मैं सब क्वेश्चन में ये वेरीफाई करके दिखाऊंगा क्या कुछ भी ऐसा है जो हमने नहीं बताया। हाँ क्लियर है एकदम? और जो हमने बताया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसका क्या है? Simplest सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जितना हमने बताया उतना करेंगे तो एडवांस मिलेगा, मेडिकल छोड़िए। चलो, C मिलती है। हाँ चलिए अब छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पढ़िए। Next है equipotentials at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately. इक्विपोटेंशियल्स At a great distance from हाँ। a collection of charges whose total sum is not zero are approximately spheres, planes, paraboloids or ellipsoid. सवाल थोड़ा सा कठिन है। क्या बोल रहा है? इक्विपोटेंशियल्स At a great distance एट अ ग्रेट डिस्टेंस। from a collection of charges. मान लीजिए कुछ कलेक्शन ऑफ चार्ज, कोई कठिन नहीं है, इजी है। कलेक्शन ऑफ चार्जेस है और वो कलेक्शन ऑफ चार्जेस का नेट सम जीरो नहीं है, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ रही है। उससे ग्रेट डिस्टेंस पे, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इक्विपोटेंशियल्स क्या होंगे? इस तरीके से होंगे, ठीक है ना, स्ट्रेट होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन क्या क्या दिया है? Sphere, नहीं गलत है, plane, प्लेन सही है। plane से। हाँ, स्फीयर होगा। स्फीयर ग्रेट डिस्टेंस पे नहीं होगा। हाँ। एक्चुअल में सुनिए एक्चुअल में इस कलेक्शन, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा देखिए, इधर देखिए, अगर कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं तो कोई ना कोई कलेक्शन ऑफ चार्जेस की नेट वैल्यू जीरो नहीं है, तो कोई ना कोई पॉजिटिव या इधर देखिए हाँ। कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू है, तो उससे थोड़ी दूरी पर स्फीयर होगा। लेकिन जब बहुत दूर चले जाएंगे तो स्फीयर का एक पार्ट क्या होता है? प्लेन। Plane. और ऑप्शन क्या दिया है? Paraboloids और ellipsoid. प्लेन। Plane. प्लेन, B. ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए, इजी क्वेश्चन था ये भी सारी बातें आपको क्लियर ही थी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। और जो अगर फर्स्ट ईयर बढ़िया से पढ़ी हो तो वेव्स, उसमें प्लेन वेव्स। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है सम इज नॉट जीरो। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, सम इज नॉट जीरो, तभी तो होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सुनिए तभी तो, रुकिए यार, इसी तो फिर डिले होगा। हाँ सम, अगर मुझे कोऑपरेट करेंगे, डिले फटाफट आंसर देखिए, बात को समझिए। देखिए अगर सम जीरो होता तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो अब यह है कि कोई ना कोई नेट चार्ज है, तो उस नेट चार्ज से बहुत दूर जब जाएंगे तो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो ये प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने फर्स्ट ईयर में वेव्स पढ़ा होता बढ़िया से तो ये सब सोचना नहीं पड़ता, देखते ही मान। इक्विपोटेंशियल लेके तो सोचे उस दिन आप बताए थे स्फीयर,
पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े। इक्विपोटेंशियल सुनिए, इक्विपोटेंशियल का इधर देखिए मेरी, इक्विपोटेंशियल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जिस ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। तो कोई जरूरी नहीं कि स्फीयर ही हो। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है सेंटर पे और उसके अगल बगल एक स्फीयर का सारा सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज से इक्वल दूरी पे है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस माइनस, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन इक्विपोटेंशियल होगा, उसके इसमें प्लेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और बहुत डिस्टेंस पे जब जाएंगे उस केस में यही ऑप्शन है। नेक्स्ट पढ़िए, फटाफट पढ़िए। The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plates. हाँ, Capacitor C having a charge Q and area A रुक is जाइए। एक आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस क्या है C, चार्ज Q है, एरिया ऑफ प्लेट A है। ये बोल रहा है ना, तो फिर क्या बोल रहा है? option A. नहीं, पूछ क्या रहा है? The electrostatic force between the plates. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स कितना होगा बोलिए? E इंटू क्यू, E इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए इंटू चार्ज कर लीजिए। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? हाँ, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस केस में? रुकिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, एक की वजह से, ठीक है ना। और चार्ज कितना हो जाएगा? एक का चार्ज क्यू है, तो सिग्मा क्या है? रुकिए, सिग्मा क्या है? क्यू बाई ए, ये है ना। तो 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे दिया is proportional to the square root of the distance between the plates. Is proportional to the Square root of distance between two plates. Linearly proportional to the distance between the plates. ये सही है। हाँ, Independent of the distance between the plates. एक मिनट सुनो, इसमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कहीं पे है? हाँ, चौथा ऑप्शन। नहीं, कहीं नहीं, जो फोर्स आ रहा है, एक मिनट सुनिएगा, हमको सब नहीं, ये अलर्ट होकर देखिए, इसमें कहीं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है इस फोर्स में? नहीं है। हाँ, तो इंडिपेंडेंट होगा। Independent मतलब C सही है। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा बोलिए। 3 charges Q plus Q and plus Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of sides. ये फिगर आप बनाए थे? हाँ, तो अब ध्यान से देखिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये देखिए, सुनिए, इस बार पेपर और इजी आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाया गया बताया गया उसकी ज़रूरत नहीं है बोर्ड पर्पज से, क्योंकि कोरोना भी रहा ना, क्लासेस बाधित भी रही, इसलिए पेपर हम तो इसमें एक ट्रेंड दिया है। अब पता नहीं आपके स्कूल का ट्रेंड मैच करेगा कि नहीं, कोई और हमको बोर्ड जो दिया हो, बोर्ड जो मॉडल दिया हो उसको लेकर आइए, तो बातें और क्लियर होंगी, ठीक है ना। ऐसे है तो बोर्ड जो दिया है वो मॉडल लेके आइए, इससे ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इतने इजी क्वेश्चन आमतौर पे बोर्ड पे नहीं आते हैं, थोड़े टफ आते हैं। जितना हमने पढ़ाया है उसका इस्तेमाल वहाँ है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, ये क्यू है प्लस क्यू है प्लस क्यू, फिर आगे बताइए। Equilateral triangle of side I as shown in the figure. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड आई एज शोन इन द फिगर, फिर बताइए। नहीं वो I नहीं है। अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 एज शोन इन फिगर, जल्दी से पढ़िए। if the net electrostatic energy of the system is 0, हाँ, then Q is equal to हाँ। Q कितना? अच्छा देखिए, इधर देखिए, ये सवाल मैंने आपको कल ही बताया था, कल ही इस सवाल के बारे में, इस तरह के सवाल के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे तो हर पेयर की एनर्जी निकालेंगे और कोई पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, बताया था ना। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 कर दीजिए और क्यू और कैपिटल क्यू में रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? एकदम क्लियर है। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1/4πε0। पहले इस चार्ज और इस चार्ज की निकालिए और इस चार्ज और इस चार्ज की निकालिए, तो हो जाएगा Q/1 और प्लस Q/1, ठीक है ना। और उसके बाद इस चार्ज की इससे और इससे निकाल लिया, और फिर इसकी निकालेंगे तो यही एक सिस्टम बचा। तो 1/4πε0 Q/1 यानी Q²/1, दिस इज 0, दिस इज 0 हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसको जब उधर ले आएंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। जब ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो Q बढ़ जाएगा चारों ओर से, तो Q plus Q is equal to 0. This implies that Q is equal to -2Q. ये आंसर होगा।
माइनस हाँ तो वही बात हो गई ना। जैसे स्मॉल q इज इक्वल टू क्या है, -2q, कैपिटल Q इज इक्वल टू -2/2। अरे इतना नहीं कर पाएंगे। कैपिटल Q इज -q/2। ऑप्शन डी। देखिए ऐसा सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो मोस्ट बेसिक चीजें हैं मैंने जितना बताया है उतने से नीट फिट जेई फिर सब लग जाएगा। लेकिन ये है कि आपके बोर्ड का जो पैटर्न आएगा वो बहुत इजी बातें आएंगी। बस हम कह रहे हैं ना, अब मैं दोहरा कह रहा हूँ, कोई किताब मत पढ़िए। यही मेरे मान लीजिए 60-70 वीडियो हो जाते हैं, 2-3 वीडियो रोज देखिए और क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस करिए। जैसे क्वेश्चंस पे आपका सिंपल, देखिए एक बात जानते हैं, सिंपल चीजें कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे सिंपल आप 400-500-1000 सवाल लगा लीजिए इस तरह के, इससे आपका सिंपल चीजों में दिमाग चले। बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझिए ना। हाँ बस वीडियो देखिए और सवाल लगाइए। ये आ रहे 20 दिन की स्टडी करिए, इसमें जरा भी डिबेट मत समझिएगा तो अभी भी पूरा नंबर आएगा। ये सवाल कल ही बताए थे ना, कल बताया था क्वेश्चन, आज आ गया, थोड़ा सा अप्लाई करना था आपको। अब नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बोलो। The equivalent capacitance of the combination shown in the figure. वो फिगर है। कौन सा फिगर है? ये फिगर है? हाँ सर। रुक जाओ, बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, ध्यान से देखो, खत्म करना फट से। ये एक कॉम्बिनेशन दिया है, इसका नीचे वाला कौन सा? ये वाला ना, ये इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। हाँ, तीनों कैपेसिटर की वैल्यू सीसी है। तीनों कैपेसिटर की वैल्यू सीसी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। यस सर। तो अब देखो इन दोनों एंड्स पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछ रहा है। एक बैटरी लगा दो, इधर देखो बेटा, एक बैटरी लगा दो तो ये चार्ज इधर गया, एक चार्ज इधर गया, ठीक है ना। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसमें कैसे होगा यार, चार्ज यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये कैसे होगा? ऐसे मान लो ये सीरीज में भी तो नहीं हो रहा है सर, है तो वो सीरीज में। कैसे सीरीज में है? मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल और फिर मतलब उन दोनों का एक सीरीज में। नहीं ऐसा है बेटा, ये फिगर सही बनाए हो? हाँ सर, एकदम सही। फिगर एकदम सही है। इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, यही कह रहा है ना। तो इस पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगा? जैसे मान लो इस पॉइंट ए और फिगर दिखाओ हमको पहले यार, फिगर दिखाओ। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो एक मिनट फिर से दिखाओ। और किसके बीच पूछ रहा है? ओ के बीच। हाँ भाई, ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब तुम ये देखो, अगर तुमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, एक बात सेल लगाए चाहे नहीं लगाए, एक बात ध्यान से देखो, ए और बी के बीच इस कैपेसिटेंस का एक प्लेट, देखिए इस कैपेसिटर का एक प्लेट और इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट सेम, इधर देखिए, इस कैपेसिटर का एक प्लेट ए से लगा है और इस कैपेसिटर का दूसरा प्लेट बी से लगा है, और इस कैपेसिटर का भी एक प्लेट ए से लगा है और इस दूसरा प्लेट बी से लगा है। तो यानी ये और ये क्या है आपस में? पैरेलल में है। और ये दोनों पैरेलल में है। और अब आप देखिए कि इस कैपेसिटर का एक प्लेट इससे लगा है, ठीक है ना, और इस कैपेसिटर का भी एक प्लेट बी से लगा है और दूसरा प्लेट भी बी से लगा है, सेम पोटेंशियल पे। तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं। क्यों सर? अरे इस कैपेसिटर का एक प्लेट भी, ये भी प्लेट बी से लगा है और दूसरा प्लेट भी बी से लगा है, तो सेम पोटेंशियल पे उसको बंद करिए। हाँ, दोनों उसमें है ना। अरे यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस कैपेसिटर का एक प्लेट और दो प्लेट दोनों बी से लगा है, तो एक ही पोटेंशियल पे होगा तो कोई चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं। इधर से चार्ज नहीं आएगा उसमें?
नहीं आएगा, इसमें से आएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, सीधे इसमें चला जाएगा, इसमें से आएगा, सीधे। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोनों आपके क्या हो गए? पैरेलल में। रिजल्टेंट 2c होगा, देखा है ना? पैरेलल में है तो 2c/2 कर रहा है, 2c होगा, ठीक है ना? बहुत इजी था ये, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ वो बस ऐसे लगता भाई, दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, दोनों प्लेट्स, दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना? तो प्लेट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये और ये उसमें लगाना, आंसर हो गया ट्वाइस सी, ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन है ट्वाइस सी? हाँ है बी है। हाँ ठीक है, वही सही है। नेक्स्ट पढ़िए। For which of the following dependence of drift velocity हाँ Vd on electric field E एक मिनट, Ohm's law obeyed? ले क्या पढ़िए, क्या लिखा है? For which of the following dependence of drift velocity on electric field is Ohm's law obeyed? हाँ तो कल ही बताए थे ना, ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, हाँ, क्या बताए थे? क्या बताए थे बताइए? E is equal to J is equal to epsilon naught सिग्मा ई, sigma है सर। J इज इक्वल टू सिग्मा ई। हाँ तो बस वही है। तो अब ये तो ऑप्शन भी है। क्या क्वेश्चन पढ़ क्या रहा है ये बताइए? For which of the following dependence of drift velocity on electric field is Ohm's law obeyed? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आगे, On electric field is Ohm's law obeyed. हाँ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओम्स लॉ ओबेड। तो रिलेशन बताइए चारों ऑप्शन। V is directly proportional to E. V is equals to E. V is directly proportional to E, V is equals to E to the power 1 by 2. V to power V is V is equals to E पे पावर 1 by 2, V is equals to constant. V is equal to constant, V is equals to E square. V is equal to E square। ये कह रहा है ना, यहाँ पर V क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Drift velocity है। ठीक है ना? तो वो क्या होता है? करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू ई। हाँ एक तो ये होता है, एक तो ये होता है। अब इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन खोजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन खोजिए। तो कैसे हो जाएगा? I बराबर NEAVD, ठीक है ना? I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक? और I क्या होगा? I क्या होगा? I क्या होगा? V बाई आर। I हो जाएगा V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। और V और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा? V इज इक्वल टू E बाई डी आर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? इज इक्वल टू NEAVD। अब इसमें और इसमें रिलेशन पूछा है, देखिए हैं? इसमें और इसमें रिलेशन पूछा है, तो NE और A ये तो कांस्टेंट है आपके, ठीक है ना? और उसके बाद आपका डायरेक्टली B हो जाएगा, A होगा इसका। ठीक? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? ठीक है? सर थोड़ा सा आगे पीछे कन्वर्ट कर लीजिए, ये छोड़ो कि, और ये बहुत इजी कन्वर्जन्स है। हमने तो बहुत टफ कन्वर्जन्स क्वेश्चंस में भी डिस्कस किए हैं, उसमें भी डिस्कस किए हैं। यस सर। ये इजी कन्वर्जन्स है, ठीक है ना? अब थोड़ा सा कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा दाएं बाएं करके। और वो देखिए, अब आपसे मैं बताऊं अब की क्या स्ट्रेटजी आप रखिए। अब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लीजिए 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में। इसके अलावा अब कुछ थ्योरी मत पढ़िए, टाइम एकदम नहीं है। डेली 30-40 ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करिए, जिससे क्वेश्चंस में जो फॉर्मेट आए उसको आप हैंडल कर सकें। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो क्वेश्चंस इजी आने वाले हैं, और कभी कभी इजी चीज बहुत टिपिकल हो जाती है। डेट शीट आ गया, लेकिन दोनों डेट शीट दिख रहा है। क्या क्या डेट शीट दिख रहा है? एक फेक 24 वाला 24 और दिसंबर से है पेपर। वो कंफर्म फेक है। हाँ। सर वीडियो बन रहा कल रात में तो आया है ऑफिशियल साइट अच्छा ठीक है, है। वीडियो बन रहा है। अब रुकिए, ठीक है, ऐसा है, जो भी है इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो कठिन बात तो नहीं फंसाएगी। सर फिजिक्स का पेपर है 10 दिसंबर 2021। हाँ देर से है फिजिक्स का, लेकिन हम आप लोग को टारगेट नहीं करेंगे, हम ICSE बोर्ड वालों को टारगेट करेंगे, ठीक है ना? सुनिए, 15। बात सुनिए, 15 नवंबर के पहले मैं अपना काम कर दूंगा फुल एंड फाइन। उसके बाद आप लोग चाहिएगा तो जहाँ डाउट्स होगा क्लास चलती रहेगी, उसको बंद करिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
नेक्स्ट पढ़िए फटाक से। Yes, sir. The electric field intensity E, current density J, and specific resistance K are related to each other through the relation E is equals to J by K is equals to JK. एक मिनट कौन कौन सी चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड, Electric field intensity, current density, specific resistance. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। K. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रो। नहीं K है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को के से कह रहा है। हाँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है ना। हाँ। चलिए हम इसको के से कर दिया, मान लिया रो। They are related to each other through the following relation. हाँ, इनमें आपस में क्या रिलेशन? हाँ। ऑप्शन दिया है E is equal to J by एक मिनट सुनिए, वो छोड़िए। J बराबर सिग्मा ई होता है ना। हम्म। सिग्मा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होगी? 1/k। अभी यार। अबे यार, क्या होगा सर इसका आंसर? J बराबर सिग्मा ई होता है, हाँ। ठीक है ना। करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इनटू ई, और सिग्मा क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। JK होगा इसका। हाँ, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी में करेंगे तो 1/k आएगा। हाँ, अगला ठीक है ना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D वो फिगर है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D। ऊपर साउथ टू नॉर्थ। हाँ, इसके और इसके बीच स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा? यही पूछ मतलब नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना। बोलो भाई। यस सर। C और D के बीच नेट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ये थोड़ा सा C और D के बीच, तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, सुनिए। इसको आप, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए करंट यहाँ से आके यहाँ पे नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे करंट नहीं बढ़ रही है, और C और D के बीच ये पार्ट जो है क्या है? C और D के बीच ये पार्ट लगा हुआ है R और R, ठीक है ना, C और D के बीच। तो अब आप देखिए इसमें आप कैसे करेंगे कि नेट रेजिस्टेंस बिटवीन C और D पूछा है ना। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आदमी इनर्शिया जब तक ब्रेक नहीं होती है फार्म में रहता है। बहुत इजी मतलब कुछ कठिन नहीं दिया है, ठीक है ना। तो अब C और D के बीच नेट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि इस पॉइंट पे कोई करंट नहीं बढ़ रही है। जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस लगाते हैं और तो बताते हैं, इस पॉइंट पे कोई करंट नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि अगर इस पॉइंट पे कोई करंट नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा? यही फिगर दिया है ना। एक मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, अभी आखिरी में इसको हम बताते हैं, ठीक है। आखिरी में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज R if इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज R। if its length and radius are both double then लेंथ और रेडियस double दोनों डबल कर दिए गए। then the resistance and the specific स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R कह रहा है ना, हाँ नहीं रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन अच्छा। वायर इज of iron is R, R लेंथ और रेडियस डबल कर दिया जाए तो then the resistance and the specific resistance will both remain unchanged. तो सुनिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं चेंज करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा। Specific रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस बराबर रो L बाई ए, तो लेंथ दुगना कर दिया और रेडियस भी दुगना कर दिया, तो रेडियस दुगना कर दिया तो एरिया कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। इसका आंसर C होगा। हाँ सुनिए, रेडियस लेंथ दुगना कर दिया, रेडियस दुगना किया तो एरिया कितनी हो गई? 1/4 हो गई। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी उतनी रहेगी क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। C मान कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बताई ना गई हो, कोई भी ऐसी बात नहीं। और ये मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस में से है, अभी मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा स्ट्रेन नहीं देना चाहता हूँ सर पे भी। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 इसका C है। हाँ चलिए, वही होगा। फिर क्यों क्या दो था इसमें दो था भाई। बताए तो ना। हाँ बोलिए। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज। हाँ, इस पर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा उस क्वेश्चन में, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हाँ। नेक्स्ट पढ़िए।
Kirchhoff's second law where the symbols have their usual meanings is based on conservation of momentum, charge, potential energy. ये तो लगी ये भी फंस गया। नहीं मैंने नहीं इसमें ये पूछा है सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा वी नहीं सिग्मा ई। अरे Kirchhoff's second law किस पर बेस्ड है भाई तो है किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एनर्जी पर बेस्ड है। हाँ, नेट चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेट चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस अ क्लोज करंट लूप। उस वाले में लेंथ भी तो लोग चॉइस कर रहे हैं। हाँ, तो उसी के तो 1/2 कह रहे हैं। ये 1/4 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 4 टाइम्स और 2 टाइम्स ना। अरे रेडियस 2 टाइम्स हो रहा है ना, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा ना। रेडियस दुगना हो रहा है तो एरिया तो चौगुना ना हो जाएगा। डाउट है क्या इसमें? हाँ अक्षर को डाउट है सर हाँ, तो बस 1/2। बोलो बोलो इसमें Kirchhoff's law में सर सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई पूछा है। क्वेश्चन पढ़िए शुरू से। The Kirchhoff's second law sigma IR is equal to sigma E where the symbols have their usual meaning is सिग्मा IR इज इक्वल टू sigma E E E। ये एक पहला ऑप्शन है। नहीं नहीं ये question का part। क्वेश्चन ही में दिया है। हाँ, Kirchhoff's law second law वो दिया है फिर where the symbols have their usual meaning is based on ऑप्शन दिया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और क्या? अरे वो बताए Kirchhoff ये बताया है कि इसका मतलब यही ना होता है समेशन ऑफ E यानी समेशन ऑफ IR, दोनों एक ही बात है ना। In potentiometer the a balance point is obtained when the EMF of battery becomes equal to the EMF of experimental cell, the potential difference of wire, the positive end of the रुक battery. जाइए, बस ज्यादा लंबा ना पढ़िए। पोटेंशियोमीटर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। इधर देखिए पोटेंशियोमीटर, देखिए हमने जितना पढ़ाया है उतने से आपके सारे सवाल लग जाएंगे कैसे भी हों। और ये बहुत इजी सिंपल दे दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंपल में स्कोर कम आ जाता है। इसलिए अब से आप लोग छूइएगा मत थ्योरी, सिर्फ वीडियो। तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, 2 वीडियो रोज देखते रहिए। जिसका मैं क्वेश्चन लगाने वाला हूँगा वो पहले से बताऊँगा इसका क्वेश्चन मैं लगाने वाला हूँ, और आप लोग वीडियो देख कर आइएगा। और 100 क्वेश्चन हर पार्ट के हम लोग डिस्कस करके वही 100 तैयार करके जाइए। सब सिंपल चीज़ों में दिमाग, इतने सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी छूटने का मतलब ही नहीं था। देखिए रुक जाइए, पोटेंशियोमीटर के बारे में डिटेल बताए थे। अब ऑप्शन जो भी हो उस हिसाब से मार दीजिएगा। ईएमएफ किसके अक्रॉस बैलेंस होता है? एक प्राइमरी सर्किट होती है, एक सेकेंडरी सर्किट होती है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि प्राइमरी वायर जो है, प्राइमरी सर्किट का जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ द कंपेयर्ड सेल के बराबर होगा, तब वो बैलेंस होगा। वही ऑप्शन है, जो भी है टिक मार दीजिए। 30 मिनट होने वाला है। 30 मिनट होने वाला है, रुक जाइए। तो अभी कितने 10 क्वेश्चन डिस्कस हो गए? यस सर। तो एक बार कट कर दीजिए, एक बार कट कर दीजिए।